ये स्टोरी 3 दिन पहले शिकागो में शुरू हुई थी। जोई अपनी फिजिक्स की क्लास में बैठी थी। तभी टीचर बताता है कि आज से तुम सबकी छुट्टियां शुरू हो गई है। इतना सुनने के बाद स्टूडेंट्स कॉलेज से जाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर जोई को बुलाता है और कहता है कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन सबके सामने अपनी बात रखने से डरती हो। अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। इन छुट्टियों में वो काम करो जिससे तुम्हारा डर निकल जाए। दूसरी तरफ जैसन, जो कि स्टॉक मार्केटिंग प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी में जॉब करता है, तभी इसका एक क्लाइंट इसे फोन करके बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। जब इसे वो गिफ्ट मिलता है तो उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स निकलता है, लेकिन ये उसे बॉक्स को यूजलेस समझकर वहीं पर छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है। ये बैन है। ये एक कंपनी के लिए पैकेजिंग का काम करता है। एक दिन ये अपने बॉस को अपनी पगार बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन इसका बॉस इसे नौकरी से निकाल देता है। अगले दिन जब जोई के रूममेट अपने घर जा रही थी तो उसे एक बॉक्स मिलता है जो उनके प्रोफेसर ने जोई के लिए भेजा था। उस बॉक्स में से भी उसी तरह का एक छोटा सा बॉक्स निकलता है। अगले दिन जब बैन अपने काम पर जाता है तो उसी तरह का एक बॉक्स उसके टेबल पर भी पड़ा था। साथ में एक कार्ड था जिसके ऊपर लिखा था, इस जॉब से छुटकारा पाने का एक यही तरीका है। अब सबसे मुश्किल काम था कि इस बॉक्स को ओपन कैसे किया जाए, लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद ये सभी इस बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। बॉक्स के अंदर से उन्हें एक एड्रेस कार्ड मिलता है जिस पर लिखा था कि कार्ड एस्केप रूम के लिए एंट्री का काम करेगा। एस्केप रूम के लिए एजेंडा नाम की एक लड़की भी आई थी। रिसेप्शनिस्ट उसका फोन यहीं पर जमा करवा लेता है क्योंकि इससे पजल की तस्वीरें लीक होने का डर था। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है कि यहाँ आपकी फौजी ट्रेनिंग काम आएगी। फिर उसे लिफ्ट में एक डैनी नाम का लड़का मिलता है जो हमेशा अपना दूसरा फोन अपने पास रखता था। फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ उसे और भी लोग बैठे मिलते हैं। वहाँ एक माइक नाम का भी आदमी बैठा था जो पेशे से ड्राइवर था। ये $10,000 के इनाम के चक्कर में ये गेम खेलने आया है। फिर ये सभी आपस में इंट्रोडक्शन करते हैं। रूम में टोटल 6 मेंबर थे। वहाँ एक पेपर पड़ा था जिसके ऊपर लिखा था कि 5 लोगों की जलने के कारण मौत हो गई। ये सभी लोग सोच रहे थे कि गेम शुरू होने से पहले कोई तो आकर इन्हें रूल्स बताएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गेम शुरू हो चुका है। फिर बेन कहता है कि जब तक गेम मास्टर आकर रूल्स बताता है तब तक मैं एक सिगरेट पी आता हूँ। कैसे हो दरवाजा खोलने के लिए हैंडल को खींचता है, वैसे ही हैंडल डोर से अलग हो जाता है। फिर वे सब उसे वापस वहीं डालने की कोशिश करते हैं तो बेन कहता है कि यही एस्केप रूम है और गेम शुरू हो चुका है। अब हमें यहाँ पर कोई पजल या कोई कोड सर्च करना होगा। फिर वे सभी उस रूम की सभी चीजें चेक करने लगते हैं। माइक को एक बुक के अंदर से स्क्रू ड्राइवर मिलता है। जोई को उस बुक पर एक कोड नजर आता है। फिर जब जोई उस कोड को लॉक के अंदर डायल करती है तो उस रूम के अंदर हीटर ऑन हो जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, इसीलिए वे सभी एक कांच के गेट को खटखटाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई हिंट चाहिए। लेकिन उसके अंदर से एक लड़की की आवाज आती है, प्लीज बैठ जाइए, जल्द ही आपकी हेल्प के लिए कोई आएगा। फिर बैन कहता है, क्यों ना हम इस दरवाजे को तोड़ दें। तभी वहाँ पिलर्स में लगे हीटर भी ऑन हो जाते हैं। तभी जोई को एक चाबी मिलती है। वो चाबी उसी कांच वाले गेट की थी जहाँ से रिसेप्शनिस्ट की आवाज आ रही थी। उसके अंदर एक स्टैचू पड़ा था और फिर से वही आवाज आती है। तभी वहाँ लगे फोन की घंटी बजती है। फिर जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है उसमें एक रिकॉर्डिंग बजने लगती है। उन्हें बताया जाता है कि बताए हुए सभी रूल्स फॉलो करें, लेकिन उन्हें कोई भी रूल्स नहीं बताए गए थे। तभी वहाँ और भी हीटर ऑन हो जाते हैं। अब रूम काफी गर्म होने लगता है। अमांडा काफी डर जाती है, इसीलिए जोई उसे एक गिलास पानी देती है। तभी जोई को कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जोई टेबल पर पड़े कोस्टर को दबाती है। उसको दबाने से एक पेंटिंग ऊपर की तरफ जाती है और उसके पीछे बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था। फिर जेसन उसके अंदर जाकर देखता है। वो अंदर जाकर कहता है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। फिर वो माइक से स्क्रू ड्राइवर मांगता है। माइक भी स्क्रू ड्राइवर लेकर अंदर जाता है। फिर जेसन स्क्रू ड्राइवर से उस वेंटिलेशन में लगी जाली को खोलता है। फिर वे अमांडा को भेजते हैं, लेकिन मुसीबत ये थी कि अगर एक एक करके सब लोग इसी तरह जाते रहे तो लास्ट में कोस्टर को कौन पकड़ेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि कोस्टर एक नहीं बल्कि 4 थे। लेकिन फिर जोई भाग कर जाती है और गिलास में पानी भर कर लाती है। वो उसे कोस्टर के ऊपर रखती है तो बात बन जाती है। अब उन्हें 3 और गिलास पानी चाहिए थे। समय काफी कम था, इसीलिए वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर बैन और माइक ग्लास में पानी भर भर कर कोस्टर के ऊपर रखते हैं। वहाँ 3 गिलास पानी तो था, लेकिन चौथा गिलास अमांडा पी गई। इतने में वहाँ गैस ऑन हो जाती है। फिर बेन उस गिलास के अंदर शराब डालता है। गिलास भर जाता है और वेंटिलेशन का दरवाजा फिर से खुल जाता है। फिर ये दोनों भी वहाँ से बच निकलते हैं। इन सब की किस्मत अच्छी थी कि इनमें से कोई भी मरा नहीं था। अब इन सब में इस बकवास गेम को लेकर बहस छिड़ जाती है, लेकिन जेसन कहता है कि बात $10,000 की है और मैं ऐसे हारने वाला नहीं। अब वहाँ एक और दरवाजा बना था। जेसन उसे खोलने की कोशिश करता है। अमांडा डैनी से उसका फोन मांगती है ताकि पुलिस को फोन कर सके, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। फिर वे सभी उस दरवाजे का लॉक खोलने के लिए क्विज सर्च करते हैं। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा था, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। फिर बैन को वहाँ पर कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं। वो उन वर्ड्स को जोड़कर एक नाम बनाता है। वो नाम डालने पर उस दरवाजे का लॉक खुल जाता है। जब वे बाहर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। फिर वहाँ का दरवाजा
अपने आप बंद हो जाता है। इन लोगों को विश्वास नहीं होता कि इस घर में से ये कौन सी दुनिया का दरवाजा खुल गया है। टेम्परेचर डाउन होने के कारण सबको सर्दी लगने लगती है। फिर डैनी आगे जाने लगता है और अचानक किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो एक बड़ी सी स्क्रीन थी, यानी ये जगह एक धोखा थी। फिर जब डैनी स्क्रीन को टच करता है तो वहाँ टेम्परेचर को और डाउन करने के लिए सिस्टम ऑन हो जाते हैं और सर्दी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। फिर डैनी कहता है कि हमें क्लोज ढूंढने होंगे। फिर वे सब आसपास बिखर जाते हैं और बारीकी से उस जगह की छानबीन करते हैं। माइक को वहाँ पर एक मछली पकड़ने वाली स्टिक दिखती है। जेसन कहता है कि मुझे एक दरवाजा मिला है, लेकिन इसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। वहाँ पर 6 लोग थे, लेकिन जैकेट सिर्फ एक ही थी। फिर अमांडा वो जैकेट जोई को दे देती है। इतने में बेन का पैर फिशिंग होल में गिर जाता है और वो कहता है कि मैं अपना पैर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। डैनी कहता है शायद पानी में कोई क्लू हो। तभी माइक फिशिंग रोड लेकर वहाँ आ जाता है। फिर बेन कहता है तो अब तुम यहाँ बैठकर मछली पकड़ोगे। फिर माइक कहता है कि अगर तुमने मुझसे दोबारा इस तरह से बात की तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तभी जोई ने जो जैकेट पहनी थी उसके अंदर उसे एक कंपास मिलता है। वो कंपास जोई को एक आइस बियर के पास ले जाता है। फिर जब बियर के मुंह में जोई हाथ डालती है तो उसे वहाँ से एक मैग्नेट मिलता है। फिर वे लोग मैग्नेट को फिशिंग रोड के साथ बांधकर पानी में डालते हैं। फिर पानी से उन्हें एक लोहे का शिकंजा मिलता है जिसके अंदर बर्फ जमी हुई थी। उस बॉक्स के अंदर एक चाबी थी। वो सभी लोग उस बॉक्स को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाते। फिर वे बैन से उसका लाइटर मांगते हैं। बैन लाइटर फेंक देता है। जब डैनी उस लाइटर को उठाने जाता है तो नीचे से बर्फ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। वे सब लोग उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि डैनी कहाँ चला गया। बैन का लाइटर भी डैनी के साथ ही डूब जाता है। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो डैनी की मौत का गम मनाए या फिर खुद की जान बचाए। फिर जेसन कहता है कि अगर किसी को हाइपोथर्मिया हो गया तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और उसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगेंगे, इसलिए इस बीमारी से पहले खुद को यहाँ से बाहर निकालना होगा। फिर वे सब लोग अपने शरीर की गर्मी से उस बर्फ को पिघलाने की कोशिश करते हैं। इस काम में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। ज्यादा ठंड लगने के कारण माइक बेहोश हो जाता है। तभी जेसन उस बर्फ के टुकड़े से चाबी निकालता है, लेकिन अब वो भूल गया था कि वो दरवाजा किधर है। लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद उन्हें वो दरवाजा मिल जाता है। जेसन उसमें चाबी लगाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि दरवाजा ये नहीं बल्कि दूसरी तरफ है। फिर वे सभी भागकर दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ का फर्श टूटने लगता है। लेकिन ये सभी सुरक्षित रूम के अंदर चले जाते हैं। जिस रूम में यह सभी पहुँचे थे वो रूम ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी ये सभी लोग देखते हैं कि ये रूम उल्टा बना हुआ है। इसके बाद वहाँ पर एक म्यूजिक बजने लगता है। माइक कहता है कि यहाँ पर 8वें नंबर की बॉल गायब है। तभी जोसेफ के नीचे वाला फर्श भी टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो इससे बच जाता है। तभी अमांडा कहती है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो ऊपर चढ़कर क्लोज ढूंढने लगती है। फिर उसे वहाँ पर एक सेफ मिलती है। फिर वो इस पर एक कोड डालकर देखती है, लेकिन कोड काम नहीं करता। फिर जोई को एक पजल गेम दिखता है। जोई माइक की मदद से वहाँ पर पहुँचती है और पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है। तभी जेसन के नीचे वाला फर्श टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो इससे बच जाता है। फिर जोई उस पजल को सॉल्व कर लेती है और वो अमांडा को कोड बताती है, लेकिन वो कोड भी गलत था, इसलिए एक और फर्श टूटकर नीचे गिर जाता है। अब जोई, बैन और माइक एक ही जगह लटके थे। तभी उस सेल्स का पेज अपने आप खुलने लगता है और वो सेल्स नीचे लटक जाती है। फिर जेसन कहता है अगर तुम इस सेल्स से नहीं उतरे तो तीनों मर जाओगे। इतने में ही जोई का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे फर्श पर गिर जाती है। तभी जेसन नीचे उतरकर उसे होश में लाता है। फिर जोई वापस ऊपर चढ़ जाती है और कहती है ये रूम उल्टा है तो कोड को भी उल्टा डालो। अब की बार वो सेफ खुल जाती है और उसके अंदर से उन्हें 8 नंबर की बॉल मिलती है। अब वे सभी ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब अमांडा को 8 नंबर की बॉल अपनी जगह पर प्लेस करनी थी, इसीलिए वो पूल से लटक कर आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बॉल उसकी पॉकेट से निकलकर नीचे गिर जाती है। फिर अमांडा उस बॉल के नीचे गिरने से पहले वहाँ कूद जाती है और उसे उठाकर जेसन की तरफ फेंक देती है। तभी अचानक वो वाला फर्श भी टूट जाता है और वो टेलीफोन की वायर के साथ लटक जाती है। टेलीफोन की वायर कमजोर थी, इसलिए वो नीचे गिर जाती है। तभी जेसन अपने पीछे वाले दरवाजे के ऊपर बॉल लगाता है। अब सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अमांडा की मौत से जोई बहुत रोती है। अब वे एक ऐसे रूम में आ गए थे जो इन लोगों के पास्ट से जुड़ा था। ये सब लोग पहले किसी न किसी हादसे में बच चुके थे। लोगों को विश्वास नहीं होता कि उन्हें कैसे पता चला कि हम इस तरह की जगह पर पहले भी रह चुके हैं। ये लोग इनके बारे में सब कुछ जानते थे। अब ये देखना चाहते थे कि इन चारों में से कौन लकी है और आखिर तक कौन जिंदा रह सकता है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि खाने पीने और सोने को अपने लाइव न समझें, अपनी लिमिट को चेक करें और फिर वहाँ 5 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब इन्हें खुद की लिमिट चेक करनी थी। वे लोग कैमरों से इन चारों पर नजर रखे हुए थे, इसलिए जोई उन कैमरों को तोड़ने लगती है, लेकिन बाकी के सब लोग क्लोज ढूंढने में लगे थे। जेसन समझ जाता है कि 3 मिनट बाद जहरीली
जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। फिर उन्हें वहाँ से कुछ एक्सरे मिलते हैं, उनमें कुछ साइन बने हुए थे। बैन समझ जाता है कि ये एक मशीन के साइन है। फिर जेसन वो मशीन ढूंढ लेता है। पहले वो बैन पर इसे ट्राई करता है, उसकी हार्ट रेट नॉर्मल थी। फिर वो माइक को ट्राई करने के लिए कहता है, उसकी हार्ट रेट 139 तक पहुंच जाती है। फिर जेसन माइक को कहता है कि हमें तुम्हारी हार्ट रेट और तेज बढ़ानी होगी। माइक के मना करने पर भी वो उसकी छाती में करंट लगा रहता है। हार्ट रेट 212 तक पहुंच जाती है। जेसन फिर से एक बार ट्राई करता है, लेकिन अब की बार माइक मर जाता है। अब उनका टाइम खत्म हो गया था, इसलिए जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। फिर जेसन खुद पर वो मशीन टेस्ट करता है और अब की बार उसे समझ में आ गया था कि हार्ट रेट ज्यादा नहीं बल्कि कम करनी है। वो खुद की सांस रोककर अपनी हार्ट रेट नीचे लाने की कोशिश करता है। उसकी हार्ट रेट काफी कम हो जाती है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक और छोटा सा दरवाजा खुल जाता है। जेसन बिना समय गवाए वहाँ से निकल जाता है। बैन जोई को लेने जाता है, लेकिन वो आने से मना कर देती है। वो अब भी उस रूम में लगे सभी कैमरे तोड़ रही थी। बैन वहाँ से चला जाता है, तभी दरवाजा बंद हो जाता है और जोई बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। बैन को जोई के लिए पछतावा होता है। जेसन कहता है कि ये डिसीजन उसका खुद का था। अब उन्हें इस अजीब से कमरे से बाहर निकलना था, इसलिए वे यहाँ भी क्लोज ढूंढते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक हैंडल दिखता है। फिर दोनों मिलकर उसे घुमाते हैं। उस हैंडल पर लिक्विड लगा हुआ था जो उनके हाथ पर लग जाता है। अब उनका सिर चकराने लगता है और उन्हें सब कुछ अजीब सा दिखने लगता है। बैन गुस्से में दीवार पीटने लगता है। तभी वहाँ उसे एंटीडोट मिल जाती है। एंटीडोट सिर्फ एक थी, इसलिए दोनों में हाथापाई हो जाती है। उनके बीच लड़ाई काफी देर तक चलती है। फिर जेसन के सिर पर दीवार का कोना लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन दोबारा से बैन जल्दी उठता है और खुद को एंटीडोट देता है। इसे लगते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढता है। उसे दरवाजा मिल जाता है। वहाँ से वो उस रूम में जाकर गिरता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहाँ पर एक लॉक बना हुआ था जिसके आसपास 10 अंक बने हुए थे। अब इनमें से कोई सही 4 अंक स्लाइड करके लॉक के अंदर डालने थे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस रूम में गैस छोड़ी गई थी वहाँ 2 आदमी सफाई करने के लिए आते हैं। उन्हें वहाँ पर एक ऑक्सीजन मास्क लटका हुआ दिखता है। तभी पीछे से जोए उठाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। फिर वह उनकी बंदूक उठाकर बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जिस रूम में बैन था वो रूम बंद हो रहा था। फिर बैन जलती हुई चिमनी में घुस जाता है और खुद की जान बचाता है। फिर वो उस रूम से बाहर आ जाता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है। वो बैन को बैठने के लिए कहता है। बैन पूछता है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वो आदमी कहता है, मैं तो गेम मास्टर हूँ, ये पजल तो किसी और ने बनाया है। इसके बाद बैन कहता है कि मैं जीत गया हूँ, मुझे मेरी इनाम रकम दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन वो आदमी कहता है कि जब कोई रेस का घोड़ा विनर होता है तो क्या उस घोड़े को इनाम मिलता है? फिर वो एक तार से उसका गला घोटने लगता है। वो आदमी बैन को मारने ही वाला था। इतने में वहाँ जोई आ जाती है और उस आदमी को गोली मार देती है। गोली से बचकर वो आदमी छिप जाता है। फिर वो चुपके से जोई के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब की बार बैन उस पर हमला करके उसे मार देता है। फिर वे दोनों उस जगह से बाहर चले जाते हैं। जोई बैन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और पुलिस को लेकर वापस उसी बिल्डिंग में आती है। बिल्डिंग के अंदर जाने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बस ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से ये बिल्डिंग बंद पड़ी है। जोई के लाख समझाने पर भी पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। अब इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं। जोई बैन को मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताती है कि हमारे साथ जितने भी लोग थे जो उस गेम के दौरान मारे गए थे, उन सब की मौत को दुर्घटना साबित कर दिया गया है। कोई हार्ट अटैक से, तो कोई पहाड़ से गिरकर या कोई पानी में डूबकर मर गया। इस तरह की फेक न्यूज उनके बारे में छापी गई थी। फिर जोई कहती है कि मैंने इस गेम बनाने वाली कंपनी का पता लगा लिया है, वे मैनहट्टन में है। अगले हफ्ते हम दोनों वहाँ चलेंगे। बैन जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो जोई की बात मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एरोप्लेन के अंदर भी इसी तरह के गेम चल रही थी। दरअसल ये गेम नहीं बल्कि गेम की टेस्टिंग थी जिसमें से किसी का जिंदा बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन है।